ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग 3 AC सर्क्यूट्स जो है वो हम लोग खत्म कर दिए थे। ठीक है, तो उसके बाद आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब आपका उसका अगला चैप्टर शायद ट्रांसफार्मर है ना, सिलेबस में देखे हो? यस सर। ट्रांसफार्मर है ना सिलेबस AC सर्क्यूट्स के बाद। यस सर। ठीक है, तो अब हम जी लोगों को सर, जी सर। ट्रांसफार्मर्स पढ़ना है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में हम लोगों को ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा सिंगल फेज 3 फेज का। उसके बाद हम लोगों को लॉसेस क्या होते हैं ट्रांसफार्मर में, एफिशिएंसी क्या होता है, उसके बाद ये सब देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग सिंगल फेज पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर्स में, उसके बाद हम लोग 3 फेज पढ़ेंगे। जैसा हम लोग AC सर्क्यूट्स में भी पहले सिंगल फेज पढ़े थे, उसके बाद 3 फेज पढ़े थे, सेम वैसे ही ट्रांसफार्मर्स में भी हम लोग पहले सिंगल फेज पढ़ेंगे, उसके बाद 3 फेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर्स आपको समझाने से पहले मैं कुछ लॉस समझाऊंगा। इंड्यूस EMF कितने तरह के होते हैं, कोई भी कंडक्टर में EMF कैसे इंड्यूस होगा, उसके लिए आप लोगों ने ऑलरेडी फैराडे लॉ देखा था। ठीक है, लेकिन जब मैं फैराडे लॉ बता रहा था तो उस समय आपको मैं बताया था कि कोई भी कंडक्टर में EMF इंड्यूस जो होगा वो फैराडे लॉ के हिसाब से ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो EMF इंड्यूस होता है ये 2 टाइप्स में इंड्यूस हो सकता है। एक को मैं बताया था आपको डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, शायद मैं बताया भी नहीं होगा, बताया होगा। एक होता है सर आपका बताया तो डायनेमिकली है। इंड्यूस्ड EMF, बताया था ना। दूसरा होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। फैराडे ने क्या बताया था, फैराडे ने ये बताया था कि कोई भी एक कंडक्टर हो तो उसमें अगर आपको EMF इंड्यूस करवाना है, आपको 2 चीजें चाहिए, एक मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए और एक आपको कंडक्टर चाहिए। उसके बाद इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन चाहिए, मतलब फ्लक्स चेंज होना होगा तो चेंजिंग फ्लक्स आके कंडक्टर को काटेगा तो कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा, या अगर आपका फ्लक्स कांस्टेंट है तो चेंजिंग कंडक्टर मतलब मूविंग कंडक्टर आके फ्लक्स को काटेगा तो कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा। तो दोनों में कोई एक चीज होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है, मतलब मेरा फ्लक्स क्या हो रहा है, ऐसा बाहर निकल रहा है ऐसा, बस। उसके बाद इस फ्लक्स को क्या कर रहे हैं, कंडक्टर आके ऊपर से काट रहा है, उसके बाद फिर से नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर से ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर से नीचे से ऊपर जा रहा है। ऐसा कंडक्टर मूव करते हुए अपने फ्लक्स को काट रहा है। तो यहाँ पे मूवमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पे मूवमेंट कंडक्टर कर रहा है, और कंडक्टर मूव करते समय एक बार फ्लक्स को ऊपर से नीचे जाते समय काट रहा है और एक बार नीचे से ऊपर जाते समय काट रहा है। तो उस कंडीशन में इस कंडक्टर में क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा, और उस EMF को क्या बोलते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे कंडक्टर फिजिकली मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, और ऊपर जाते समय बीच में फ्लक्स को काट रहा है। तो यहाँ पे कंडक्टर मूव करते हुए आपको दिखेगा, फिजिकली मूव कर रहा है। तो फिजिकली अगर कोई चीज मूव करेगा तो उसको डायनेमिक्स माना जाएगा मैकेनिक्स में, है ना। आप लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें डायनेमिक्स क्या होता है, कोई भी एक बॉडी भी मूवमेंट में रहता है तो उस समय उस बॉडी का डायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, डायनेमिक रूल्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी कोई फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स नहीं हिल रहा है, लेकिन कंडक्टर ऊपर से नीचे जाते समय फ्लक्स को काट रहा है, नीचे से ऊपर जाते समय फ्लक्स को काट रहा है। तो अब इस कंडक्टर में EMF इंड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे कंडक्टर मूव कर रहा है, कंडक्टर का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा उसको डायनेमिकली इंड्यूस EMF बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन भी हो सकता है, एक और कंडीशन ये हो सकता है कि एक कंडक्टर है, उसको ऐसा कॉइल जैसा बनाया हूँ, ठीक है, उसके बाद इस कंडक्टर में मैं करंट भेज जाऊँ, और ये जो करंट भेज जाऊँ ये एक AC करंट भेज जाऊँ। ये AC करंट मतलब एक बार पॉजिटिव आएगा, दूसरी बार नेगेटिव आएगा। तो अगर AC करंट ऐसा है तो इससे जो फ्लक्स आएगा वो भी एक बार पॉजिटिव आएगा, दूसरे बार नेगेटिव आएगा। तो ये फ्लक्स क्या होगा, एक बार क्या होगा, ये फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो तब एक बार कंडक्टर को काटेगा तो एक बार फ्लक्स का डायरेक्शन नीचे से ऊपर जाएगा, पॉजिटिव के समय फ्लक्स ऊपर से नीचे जाएगा, नेगेटिव के समय नीचे से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मूव कौन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है, लेकिन कंडक्टर यहाँ पे मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा चेंजिंग नो फ्लक्स सर। आके कंडक्टर को काट रहा है। तो अब इस कॉइल में भी क्या होगा, ये एक EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, उस EMF को क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस EMF बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर नहीं हिल रहा है, लेकिन इसमें EMF क्यों आ रहा है, क्योंकि चेंजिंग फ्लक्स आके कंडक्टर को काट रहा है। ठीक है, कोई भी पहल इसका फ्लक्स खुद का फ्लक्स भी काट सकता है या बगल से कोई और फ्लक्स आके भी काट सकता है, लेकिन जो भी फ्लक्स कंडक्टर को काट रहा है वो एक बार एक डायरेक्शन में आके काटेगा, दूसरी बार दूसरा डायरेक्शन में आके काटेगा,
और वो चेंज इन डायरेक्शन उस फ्लक्स में तभी आएगा जब वो फ्लक्स एक एसी सप्लाई देने की वजह से आ रहा हो। तो ऐसा कंडीशन में यहाँ पे कंडक्टर नहीं मूव कर रहा है, लेकिन फ्लक्स एक बार ऊपर से नीचे एक बार नीचे से ऊपर आके कट कर रहा है। तो यहाँ पे चेंज कौन कर रहा है? फ्लक्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और ये फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज आपको आंखों के सामने दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स आ रहा है, कंडक्टर को काट रहा है, कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ स्टेशनरी दिखेगा, कोई चीज हिलते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन फ्लक्स हिल रहा होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। क्लियर है दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या बोला भाई वो? ईएमएफ स्टैटिकली सर इंड्यूस्ड। समझ में आया। हाँ यस सर, आ गया समझ में। ये तो आपने क्लास में भी सर बताया था ऐसे। ठीक ठीक, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। यस सर। तो अब ट्रांसफार्मर जो काम करता है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में ही आता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में ही आता है, ठीक है। लेकिन स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या होता है? मैं एक कॉइल लिया हूँ, ठीक है, और इस कॉइल को क्या किया हूँ? एक एसी वोल्टेज अप्लाई किया हूँ। तो इस कॉइल में क्या होगा? एक करंट फ्लो करेगा, और ये करंट भी एसी करंट होगा। तो इस करंट की वजह से एक फ्लक्स आएगा, वो फ्लक्स भी क्या होगा? एसी फ्लक्स होगा। तो इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, मतलब हर हाफ साइकिल में इसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। मतलब ये फ्लक्स एक बार पॉजिटिव आएगा, दूसरी बार नेगेटिव आएगा। तो अब ये फ्लक्स कहाँ से आ रहा है? इसी कॉइल से आ रहा है, और ये फ्लक्स अगर इसी कॉइल को कट करेगा तो इसी कॉइल में क्या होगा? एक ईएमएफ आएगा। तो उस ईएमएफ को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि किसी कॉइल को सप्लाई दिया हूँ, एसी सप्लाई, तो उस कॉइल में करंट आया, उस कॉइल से फ्लक्स निकला, और उस कॉइल का फ्लक्स उसी कॉइल को कट करने की वजह से उसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि खुद का फ्लक्स, सेल्फ का फ्लक्स, सेल्फ मतलब मेरा खुद का फ्लक्स उसी को काटने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो उस ईएमएफ को सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो होता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसमें क्या होता है? एक कॉइल ले रहा हूँ, ठीक है, और इस कॉइल को मैं एसी सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस कॉइल में एक करंट फ्लो हो रहा है, और इस कॉइल से एक फ्लक्स निकल रहा है, ये फ्लक्स भी एसी फ्लक्स होगा। और इस कॉइल के बगल में एक और कॉइल रखा हूँ, ठीक है। और अब क्या होगा? इस कॉइल का फ्लक्स इसको तो काटेगा ही, खुद को काटने की वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो सेल्फ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और इसका फ्लक्स जाके बगल में एक और कॉइल को भी काटेगा, तो उस समय इस कॉइल में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन अब ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हुआ? खुद के में तो एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, उसको सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ बोल रहे हैं। लेकिन इसका फ्लक्स जाके बगल में एक और कॉइल को कट करने की वजह से बगल वाला कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो उस ईएमएफ को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी कॉइल का फ्लक्स उसी कॉइल को कट करने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसको सेल्फ इंड्यूस बोलते हैं। अगर किसी कॉइल का फ्लक्स जाके बगल में एक और कॉइल को कट करने की वजह से बगल वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उस कॉइल को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। दोनों ईएमएफ क्लियर है ना सबको? ठीक है। तो अब आपका ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल देखिए। ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ में काम करता है। सर ये सेल्फ इंड्यूस करंट जो बताया आप, इसका फॉर्मूला नहीं बताया अभी। दोनों को फॉर्मूला सेम है, E इज इक्वल टू एन इंटू डी फाइव बाई डी टी माइनस एन इंटू डी फाइव। फैराडे का ही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। यस सर। या अगर आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला चाहिए तो ई एल इज इक्वल टू एल इंटू डी एफ बाई डी टी, जो इंडक्टर का फॉर्मूला L = n × 5/I होगा सर। हाँ, एक और भी होता है, एल इज इक्वल टू फॉर्मूला एन 5/I होता है। हाँ, इसकी यूनिट हेनरी होती है ना सर? इंडक्टेंस का यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है, ईएमएफ का यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। नॉर्मली फैराडे का ईएमएफ का इक्वेशन यही होता है, लेकिन अगर आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन चाहिए तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन ई एल इज इक्वल टू
उसका खुद का इंडक्टेंस यल इंटू चेंज इन करंट, क्योंकि चेंज इन करंट की वजह से चेंज इन फ्लक्स आता है, तो यल इंटू डी आई बाई डी टी होगा। अगर आपको म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला चाहिए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इंटू डी आई बाई डी टी होगा। ठीक है, यहाँ पे यम मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, यल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस होगा। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब उसी कॉइल का इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब यहाँ से वहाँ जाते समय म्यूचुअली दोनों के बीच में जो इंडक्टेंस है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला एन फाई अपॉन आई होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला एन, किसका एन, दूसरे कॉइल का एन, किसका फ्लक्स, पहला कॉइल का फ्लक्स, किसका करंट, पहला कॉइल का करंट, ये होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप चाहे तो याद कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सीधा ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल में जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर बेस करके काम करता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक छोटा सा आयरन का कोर लेंगे, आयरन नहीं, कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ एक ऐसा कोर लेंगे, इसको कोर बोलते हैं, मतलब एक आयरन का डब्बा जैसा पीस होगा, और इस कोर के ऊपर क्या करेंगे, ये एक साइड वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई देंगे, और दूसरी साइड भी वाइंडिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं देंगे, यहाँ पे आप लोड कनेक्ट कर सकते हो या वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वोल्टेज का वैल्यू देखना है तो वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हो या लोड कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या हुआ भाई, ये कौन ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? अंकिता बिन उनको बता दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट। हाँ, यस सर, बता दीजिए। ठीक है, तो अब दो कॉइल लिया हूँ। ठीक है, अब मैं पहला कॉइल को जब एसी सप्लाई दूंगा, इसमें एक करंट फ्लो करेगा, इस करंट की वजह से एक फ्लक्स आएगा। ठीक है, ये जो फ्लक्स होगा ये खुद को कट करेगा, तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उस ईएमएफ को मैं E1 बोल रहा हूँ क्योंकि पहला साइड हुआ है, और ये फ्लक्स जाके बगल वाला कॉइल को भी कट करेगा, तो बगल वाला कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ को मैं E2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको यस सर। ट्रांसफार्मर में दो टर्म्स देखना है, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कॉइल, दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कॉइल क्या होता है, जिस कॉइल को आप सप्लाई दोगे, मैं इधर से सप्लाई दे रहा हूँ तो इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, लोड ले रहा हूँ, तो ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। ठीक है, जिधर से आप सप्लाई दोगे वो आपका प्राइमरी होगा, और जिस साइड आप लोड कनेक्ट कर रहे हो वो आपका क्या होगा, सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा जब आप कोई नया ट्रांसफार्मर खरीदोगे। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी फिक्स नहीं होता है, अगर मैं इधर सप्लाई दूंगा तो ये मेरा प्राइमरी हो जाएगा, इधर लोड कनेक्ट करूंगा ये मेरा सेकेंडरी हो जाएगा, या अगर आप इधर सप्लाई दोगे ये प्राइमरी हो जाएगा, इधर सप्लाई दोगे तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी कंपनी फिक्स करके नहीं बेचता है, और आपके ऊपर डिपेंड होता है आप किधर से सप्लाई दे रहे हो, जिस साइड सप्लाई दोगे वो आपका प्राइमरी होगा, और जिस साइड आप लोड कनेक्ट कर रहे हो वो आपका सेकेंडरी होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, आपको ये क्लियर है, तो उसके बाद तो ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल है कि जब आप एक साइड ईएमएफ ले जाओगे, एक साइड का फ्लक्स आके दूसरा साइड कट करेगा, दूसरा साइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो आपका म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ है, और खुद का फ्लक्स काटने की वजह से यहाँ पे भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो आपका E1 है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है आपका ट्रांसफार्मर का। ठीक है, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल में इतना जानोगे तो बहुत है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल में, बल्कि मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ और कुछ तो छूटा नहीं है ना मेरे से, एक मिनट बस वेट करिएगा। ठीक है, ठीक है सर।
रहा है, हजार मैं कुछ भूल रहा हूँ, 1 मिनट। 1115 ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं भूले है। उसके बाद आपको ये एक चीज़ देखना है, वो है आपका ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन। हर एक का खुद का एक डेफिनेशन होता है ना, तो ट्रांसफार्मर का भी एक डेफिनेशन होगा। ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफार्मर आपका एक डिवाइस नहीं है, एक इक्विपमेंट है, ठीक है। डिवाइस नहीं है, वो एक इक्विपमेंट है, ठीक है। वो इक्विपमेंट क्या करेगा, ये सर्क्यूट अलग है, ये सर्क्यूट अलग है। आप देख सकते हो इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी कनेक्शन है वो कौन सा कनेक्शन है, मैग्नेटिकली कनेक्शन है, क्योंकि पहला सर्क्यूट से दूसरा सर्क्यूट के बीच में मैं कोई तार नहीं लगाया हूँ, मैं सिर्फ एक स्टील का मटेरियल लगाया हूँ। और ये मत सोचो कि सर स्टील में तो करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं पहले इंसुलेशन करूंगा, उसके ऊपर वाइंडिंग करूंगा, तो वाइंडिंग से करंट स्टील में नहीं जाएगा, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन तब भी क्या हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब आप प्राइमरी में वोल्टेज दे रहे हो तो सेकेंडरी में वोल्टेज जा रहा है ना, तो इसको एक सर्क्यूट मान लो, इसको एक सर्क्यूट मान लो। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर आपका एक इक्विपमेंट है, और ये इक्विपमेंट आपका क्या करेगा, आपका ये इक्विपमेंट पावर को ट्रांसमिट करेगा। भाई आप लोग यहाँ पे ईएमएफ दे रहे हो और यहाँ पे एक करंट आ रहा है, तो वोल्टेज है, करंट है, मतलब दोनों मिलकर क्या होता है, पावर ही तो होता है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, प्राइमरी साइड आप पावर दे रहे हो, जब मान लो यहाँ पे वोल्टेज दिया हूँ, यहाँ पे करंट दिया हूँ, तो फ्लक्स आया, फ्लक्स यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे E2 वोल्टेज आया, और वोल्टेज की वजह से यहाँ पे भी कुछ करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे एक पावर है E1 I1, और यहाँ पे भी एक है E2 I2, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, प्राइमरी से E1 वोल्टेज दे रहे हो, और E1 वोल्टेज की वजह से I1 करंट फ्लो कर रहा है, और इस करंट की वजह से फ्लक्स आया, वो फ्लक्स जाके सेकेंडरी को काटा, तो सेकेंडरी में एक EMF इंड्यूस हुआ E2, और इस EMF की वजह से एक करंट आया I2, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर एक इक्विपमेंट है, वो क्या कर रहा है, मैं प्राइमरी साइड पावर दे रहा हूँ, तो इस पावर को क्या कर रहा है, सेकेंडरी साइड ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिट करते समय ये क्या करेगा, ये AC सप्लाई है, तो ये AC सप्लाई का क्या होगा, अपना खुद का एक फ्रीक्वेंसी होगा। अगर मैं प्राइमरी साइड 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया हूँ, तो सेकेंडरी से जो पावर आएगा, मतलब जो EMF आएगा, जो करंट आएगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी कितना होगा, 50 हर्ट्ज ही होगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, वो क्या करता है, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पावर को ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसमिट करते समय वो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेगा। मतलब अगर प्राइमरी साइड आप जो पावर दे रहे हो, अगर उस पावर का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो सेकेंडरी साइड भी जो पावर आ रहा है, उस पावर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 50 हर्ट्ज ही होगा, बस ये और पावर भी कांस्टेंट रहेगा। अगर आप प्राइमरी साइड 1000 वाट का पावर दे रहे हो, तो सेकेंडरी साइड भी आपको लगभग 1000 वाट ही मिलेगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा, 1-2 वाट, 3, 4, 5, 10 वाट, वो लॉसेस की वजह से होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अगर आप प्राइमरी साइड 1000 वाट का पावर दे रहे हो, तो सेकेंडरी साइड भी आपको लगभग 1000 वाट का ही पावर आएगा। तो बस करेगा क्या ट्रांसफार्मर, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पावर ट्रांसमिट करते समय फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेगा, पावर को भी कांस्टेंट रखेगा। बस करता क्या है, वोल्टेज अगर आप यहाँ पे मान लो 200 वोल्ट दिया हूँ, तो कभी मान लो यहाँ पे मैं जो वाइंडिंग का जो टर्न्स है, यहाँ पे मैं टर्न्स रखा हूँ 100 टर्न्स, और यहाँ पे जो वाइंडिंग का टर्न्स रखा हूँ वो मैं 50 टर्न्स रखा हूँ, तो 100 टर्न रखा हूँ। और इधर से मैं सप्लाई वोल्टेज जो दिया हूँ, इसका एड्रेस कर दे रहा हूँ, रुकिए, बहुत खिचड़ी हो गया, ठीक है। ये आपका कोड है, ठीक है, और इधर साइड में जो टर्न्स रखा हूँ, इधर साइड में 100 टर्न्स किया हूँ वाइंडिंग का, और इधर साइड मैं सिर्फ 50 टर्न्स किया हूँ, 50 टर्न्स घुमा के नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। और इधर साइड AC सप्लाई दिया हूँ E1, और इस AC वोल्टेज की वजह से AC करंट आया I1, और ये करंट की वजह से फ्लक्स आया, फ्लक्स इधर काटा, तो काटने की वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज आया E2, और लोड लगाया हूँ, तो यहाँ पे E2 वोल्टेज आया, और लोड लगाने की वजह से I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं 100 टर्न्स किया हूँ, मान लो मैं यहाँ पे अगर 220 वोल्ट अप्लाई किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 220 वोल्ट अप्लाई किया हूँ,
तो यहाँ पे 100 टर्न्स को 220 वोल्ट अप्लाई किया हूँ, लेकिन यहाँ पे टर्न्स क्या हो गए, आधा हो गए, तो वोल्टेज यहाँ जो आ रहा है E2 जो वोल्टेज आ रहा है वो आपका कितना आएगा, 110 वोल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कितना वोल्टेज आएगा वो डिपेंड होता है कि कितने टर्न्स है। ठीक है, तो बस आपका ट्रांसफार्मर क्या करता है, यहाँ से पावर उधर भेजता है, भेजते समय फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेगा, पावर को भी लगभग कांस्टेंट रखने का कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत लॉसेस में जाएंगे। बस क्या करेगा, वोल्टेज को अगर इधर से ज़्यादा टर्न से इधर से कम टर्न से तो वोल्टेज को कम कर देगा। अगर मान लो इधर से कम टर्न से, मतलब इधर से अगर मैं 50 टर्न ही किया हूँ और इधर से अगर मैं 100 टर्न किया हूँ, अगर इधर से मैं 220 दूंगा तो इधर से वो इसको क्या कर देगा, 440 कर देगा, दुगना बढ़ा देगा। मतलब अगर आप प्राइमरी साइड कम टर्न्स किए हो, सेकेंडरी साइड ज़्यादा टर्न्स किए हो, तो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज़्यादा होगा। अगर आप प्राइमरी साइड ज़्यादा टर्न्स दिए हो, सेकेंडरी साइड कम टर्न्स दिए हो, तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज के लेवल को चेंज करेगा डिपेंडिंग अपॉन टर्न्स, किस साइड ज़्यादा टर्न से, जिस साइड ज़्यादा टर्न से उस साइड ज़्यादा वोल्टेज आएगा और जिस साइड कम टर्न से उस साइड कम वोल्टेज आएगा। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक इक्विपमेंट है जो क्या करेगा, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड को पावर ट्रांसमिट करेगा और ट्रांसमिट करते समय फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेगा, पावर को भी लगभग कांस्टेंट रखेगा। ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना क्या होता है ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन में, ट्रांसफार्मर एक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी बोल सकते हो। ये आपका क्या करेगा, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड को पावर ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करते समय फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेगा और वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। स्टेप अप मतलब अगर सेकेंडरी साइड टर्न ज़्यादा है तो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज़्यादा होगा। अगर प्राइमरी साइड टर्न्स कम है तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज सेकेंडरी साइड से ज़्यादा होगा। अगर सेकेंडरी साइड वोल्टेज ज़्यादा है तो उसको स्टेप अप बोलते हैं, अगर सेकेंडरी साइड वोल्टेज कम है तो उसको स्टेप डाउन बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करते समय फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेगा, बस वोल्टेज का लेवल को चेंज करेगा। ठीक है, अब क्लियर है ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन? यस सर। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ बताओ, मैं आपको क्या बताया था, पावर कांस्टेंट रहेगा, मतलब प्राइमरी साइड E1 I1 और सेकेंडरी साइड E2 I2 बराबर होना चाहिए। अगर मान लो मैं प्राइमरी साइड 100 टर्न्स रखा हूँ, सेकेंडरी साइड 50 टर्न्स रखा हूँ, प्राइमरी साइड अगर मैं 220 वोल्ट दूंगा तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज 110 हो जाएगा, क्योंकि टर्न्स में आधा कर दिया हूँ तो वोल्टेज भी आधा हो जाएगा। तो अब पावर कैसे कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज तो यहाँ पे 220 था, यहाँ पे वोल्टेज 110 था, तो अब पावर कैसे कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज तो प्राइमरी साइड से वोल्टेज सेकेंडरी साइड कम हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज स्टेप डाउन हो जा रहा है, तो पावर कैसे लगभग कांस्टेंट रखेगा ट्रांसफार्मर, बताइए। यस सर। यस नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि प्राइमरी वोल्टेज 220 लगाया हूँ तो वो सेकेंडरी साइड जाते जाते 110 हो गया, क्योंकि सेकेंडरी साइड टर्न्स कम थे, तो वोल्टेज स्टेप डाउन हो गया, तो पावर कैसे कांस्टेंट रहेगा, पावर तो कांस्टेंट रखना ही रखना है, तब क्या होगा, बताओ आजाद। हाँ भाई रुक जा, सोचने देगा यार मुझे। क्या हुआ, रुकिए सर बता तो कुछ नहीं सर, वो कह रहा बताओ, तो मैंने कहा सर एक बार मेरे को सोचने तो दो। प्राइमरी साइड जो पावर है, प्राइमरी साइड मुझे 1100 वाट का पावर दिया हूँ, तो सेकेंडरी साइड भी 1100 वाट का पावर आना है। ठीक है, प्राइमरी साइड में Yes. 220 वोल्ट दिया हूँ तो सेकेंडरी साइड जाते जाते ये पावर 110 हो गया, 110 क्योंकि प्राइमरी साइड 100 टन से, सेकेंडरी साइड 50 टन से, तो टन्स कम हो गए, तो वोल्ट यहाँ पे ये जो टन्स थे ये प्राइमरी साइड 100 थे और यहाँ पे 50 थे, तो टन्स आधा हो गए, तो इसकी वजह से वोल्टेज भी आधा हो गया, लेकिन मुझे पावर कांस्टेंट रखना है, तो क्या बढ़ेगा, सर करंट बढ़ जाएगा। हाँ करंट क्या होगा, यहाँ पे 1100 वाट, मतलब यहाँ पे अगर करंट 5 एम्पियर है तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट पावर ट्रांसमिट करते समय फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेगा और वोल्टेज को बढ़ाएगा या कम करेगा डिपेंडिंग अपॉन टर्न्स, किस से ज़्यादा टर्न्स है उसके हिसाब से। अगर प्राइमरी से ज़्यादा टर्न्स है तो वोल्टेज को कम करेगा सेकेंडरी साइड बेचते समय, अगर सेकेंडरी साइड ज़्यादा टर्न्स है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा सेकेंडरी साइड बेचते समय, और जहाँ पे वोल्टेज कम होगा वहाँ पे करंट बढ़ेगा, जहाँ पे करंट कम है वहाँ पे वोल्टेज, जहाँ पे वोल्टेज कम है वहाँ पे करंट बढ़ेगा, और जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ पे
करंट कम होगा, तो ऐसा करंट वोल्ट पावर को कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, जी सर, इसे करंट मेथड से ही ना वो मतलब इसी मेथड से ना वो मेटल्स को मेल्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर के जरिए, ट्रांसफार्मर के जरिए नहीं किया जाता, वो अलग मतलब होता है। इलेक्ट्रिक के जरिए। वो वेल्डिंग जो करते हैं उसमें वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। वहाँ पे यस वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर इसलिए वो यूज़ किया जाता है क्योंकि वेल्डिंग में करंट ज़्यादा चाहिए होता है, वोल्टेज यस सर, कम करंट चाहिए ज़्यादा होता है। वोल्टेज कम चाहिए तो होता है। ज़्यादा वोल्टेज कम मतलब वो जो ट्रांसफार्मर रहता है वेल्डिंग में, वो आपका कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन होगा या स्टेप अप होगा? स्टेप तो डाउन स्टेप सर। डाउन होगा। स्टेप डाउन होगा क्योंकि वोल्टेज कम चाहिए, तो वो ट्रांसफार्मर यस वोल्टेज को यस कम सर। करेगा, करंट को बढ़ाएगा, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन है या स्टेप अप है, वो आपका वोल्टेज लेवल के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर आप प्राइमरी साइड वोल्टेज दे रहे हो और सेकेंडरी साइड आपको प्राइमरी साइड से कम वोल्टेज मिल रहा है, मतलब वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर आप प्राइमरी साइड वोल्टेज दे रहे हो और आपको सेकेंडरी साइड प्राइमरी से ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है, तो वो आपका स्टेप अप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन कोई पूछेगा, ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से पावर फ्लो करता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो कि पावर को एक सर्किट से दूसरा सर्किट में ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करते समय फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेगा और वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा टर्न्स के ऊपर डिपेंड होके। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अगर अब मैं कंस्ट्रक्शन शुरू करूँगा तो कंस्ट्रक्शन पूरा ख़त्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं क्लास। ठीक है, बाकी अगले क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका। कंस्ट्रक्शन में आपको मैं इमेज अच्छा ट्रांसफार्मर का अच्छा इमेज लेके उससे आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू करने से कोई फ़ायदा है नहीं, वो आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, कल ये वाला कंस्ट्रक्शन आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे मैं आपको ठीक समझाऊंगा है सर। कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या पार्ट्स लगे हैं। ठीक है, सर कल कितने बजे से सर क्लास रखेंगे आप? सर इसका वर्किंग प्रिंसिपल तो लिखना होगा ना एग्जाम में। हाँ, वर्किंग प्रिंसिपल तो अरे वही है, वो म्यूचुअल बताएंगे ना इंडक्टेंस सर। होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। मतलब आप प्राइमरी से सप्लाई दोगे तो प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी को कट करने की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ आता है, तो यही उसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है सर।